नमस्कार। जैसा कि हमने वर्ण पढ़ रहे थे और वर्णों में मैंने आपको स्वर बता दिए थे। स्वरों के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी थी और व्यंजन के बारे में आपको बताना था। तो मेरा ये कहना था कि स्वर और व्यंजन ये व्याकरण के प्रारंभिक टॉपिक होते हैं। इन्हीं से जो व्याकरण हम शुरू करते हैं, जैसे हम बारहकड़ी पढ़ते हैं कै का की, तो वो स्टार्ट होती है स्वर से, क्योंकि जब व्यंजन में स्वर का मेल होगा तब ही वो व्यंजन पूर्णतः होगा, वरना जो व्यंजन होते हैं वो सभी हलंत वाले बिना स्वर के आधे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस दिन आपको जानकारी दी थी स्वरों के बारे में। स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती है और किस प्रकार स्वरों का अलग अलग मैंने आपको बता दिया था। तो आज बात करेंगे हम व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनके भेद होते हैं या इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं, उन्हीं के बारे में सारी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहली बात, व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब उनमें स्वर ही शामिल नहीं होते हैं, जैसे देखिए कि ये शब्द है, ये वर्ण है, जब इनमें व्यंजन में स्वर है ही नहीं तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे ही है। ठीक है, लेकिन जब इनमें स्वर मिल जाते हैं, जैसे कै में आ मिला तो बन गया का, तो इस प्रकार मिलने पर व्यंजन का जो अर्थ है वो सार्थक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है अपने नियमानुसार, कि व्यंजन बोलते समय मैंने उस दिन आपको कहा था कि स्वर जब हम बोलते हैं तो वो जो वायु है वो मुख विवर में कहीं से भी स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, लेकिन व्यंजन बोलते समय जो वायु है वह मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। व्यंजन जब हम बोलेंगे तो जो वायु है वह मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण देखिए कहां कहां से निकलती है वायु। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये तो है 5 व्यंजनों में। अब इनको वर्गों में बांट देंगे कि वर्ग ये वर्ग रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले है कंठ। अब देखिए 1% सीधा सा बन रहा है भाई, 1% मान ले, 2% मान ले, तो उनकी मैं जानकारी आपको नॉर्मली दे देता हूँ। सामान्य रूप से उनको जरूर आप ध्यान करना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें और हम इन पे गौर नहीं करते हैं। जैसे एक शब्द है कंठ, ठीक है, कंठ है। अब कंठ शब्द में देखिए आप ठ से पहले अण है। ठीक है, यह पंचम वर्ण है, ट वर्ग का पंचम वर्ण अण। अब कई बार ये हो जाता है कंठ, ये लिख देते हैं, ये भी ठीक है, ये नहीं है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा आजकल ये हिंदी में शुद्ध रूप है। जैसे एक शब्द आता है विद्यार्थी, हम किसी समय में विद्यार्थियों को इस तरह से लिखते थे। ठीक है, आज जो इसका नया हिंदी मानक अनुसार अब ये रूप चल पड़ा है विद्यार्थी। ठीक है, उसी तरह ये है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, कई बार ये अनुस्वार लगा देते हैं। अब अनुस्वार जैसे इसमें हो रहा है दंत, नॉर्मल हमें सामान्य रूप से बच्चों को जब पूछते हैं तो सभी जो अनुस्वार है उसको केवल न मानते हैं कि न आएगा। ठीक है, लेकिन ये न नहीं आता है, ये अलग अलग तरीके से आता है कि इस पंचम वर्ण के बाद जो अक्षर है, इस पंचम वर्ण के बाद जो वर्ण होता है उसी वर्ण का पंचम वर्ण आएगा, उसी वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे ये ठ आता है ट वर्ग में, ठ, तो ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है ण, इसलिए यहाँ पे ये आया इस अनुस्वार की जगह। और यहाँ पे देखिए ट वर्ग है, ट वर्ग है ना,
तय का जो पंचम वर्ण है वो होता है न, इसलिए इस अनुस्वार के जगह न है। इस चीज का ध्यान करना, कई बार हमें भूल जाते हैं, या हो सकता है कि हमें केवल इतना ही बताया गया कि पंचम वर्ण जो होता है नासिका से जो बोलते हैं वो न बोलते हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। पंचम वर्ण के बाद में, अर्थात यह जो वर्ण है इससे पहले पंचम वर्ण आना है, ठीक है। तो यह जो वर्ण है इसका जो वर्ग होगा, वो वर्ग मैं भी आपको बता दूंगा कौन कौन से है, उसी का पंचम वर्ण आएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये विशेष रूप से 4 है, उसके बाद 5 है, फिर आते हैं अंतस्थ, ऊष्म, और उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कुछ इस तरह से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले आता है कंठ। कंठ में आता है कै वर्ण। कै वर्ण में कै, ख, ग, इसमें सीधा लिख देता हूं मैं और आपको मौखिक बता दूंगा कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इसमें आता है कै वर्ण। कै वर्ण का मतलब है कै, कह, कै, ख, ग, ग, ठीक है। ये होता है चै वर्ण, ये टै वर्ण, ये तै वर्ण और ये पै वर्ण। अब देखिए सबसे पहले कै वर्ण बोला जाएगा कंठ से, कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद तालु, थोड़ा सा कंठ से ऊपर, तालु चै वर्ण। मूर्धा और थोड़ा ऊपर, तालु से थोड़ा और आगे, उसको कहते हैं मूर्धा, टै वर्ण। दांतों से तै, थ, द। ओष्ठ, जब बंद ओठों से जब बोलते हैं तो पै, फ, ब, इस प्रकार से ये 5 वर्ण होते हैं। अब देखिए अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म स, श, श और है। संयुक्त क्ष, त्र, ज। इस प्रकार से ये वर्ण होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें और ध्यान करें कि कुछ स्वर भी इनमें शामिल है। जैसे इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकुह विसर्गाना। अकुह का मतलब है कि यहाँ ए, आ, विसर्ग, और है, ठीक है। ये इसमें शामिल होते हैं। च में ई और पहला स ये, ठीक है। टै वर्ग में री और इसी में रे और स, ठीक है। फिर तय वर्ग में बताइए, तय वर्ग में आएगा 2 से आगे तीसरा से, और ओष्ठ, ओष्ठ में आएगा उ, उ और, ठीक है। ये होते हैं कुछ इस तरह से वर्ण शामिल होते हैं। ये र और एक इसमें ल भी होता है, ठीक है। थोड़ा सा इनको जरूर देखें। ए, आ कंठ में होते हैं, ई, तालु, उ, ओष्ठ, ठीक है। री हो ही गया, रे से। अब देखिए कुछ यहाँ पे स्वर आ चुके हैं, लेकिन जो संयुक्त स्वर है, मैंने उस दिन आपको कहा था ना, संयुक्त स्वर जो मेल से बनते हैं, जैसे ए और ई मिलके ए बनता है, आ और ई मिलके आई बनता है। तो देखिए ये दोनों जब मिलेंगे कंठ तालु, तो इनको कहते हैं कंठ तालव्य। ये होते हैं ए, ऐ,
ठीक है। और जब कंठ और ओष्ठ ये मिलते हैं तो इनको कहते हैं कंठोष्ठ। ये होते हैं ओ औ। इस प्रकार से ये वर्ण बनते, ये कंठोष्ठ हो गए, ये कंठ तालव्य हो गए, कंठ तालु, जो भी इनको कह दे। इस प्रकार से ये ए ऐ ओ औ ये भी बन जाते हैं। अब देखिए कभी कभी हमें यहां से ये और वह इनका भी अर्ध स्वर कहते हैं। इनको अर्ध स्वर, आधे स्वर होते हैं, इनको ये कहा जाता है। सह का जो तरीका है, 3 सह हैं, ये तीनों इसी तरीके से, पहला तालु, दूसरा मूर्धा, तीसरा दंत, इनका जरूर ध्यान करिए। और है की जो स्थिति है वो कंठ से होती है। क्षेत्र ज, ये होता है ज, ग तो हम बोलते हैं, जबकि इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ज। अब देखिए इनको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो इनका देखिए सबसे पहले क्ष, क्ष का होता है क धन श, ये होता है श। त्र, त धन र, ये होता है त्र। और ज, अब देखिए ज धन य, ये होता है ज। इसलिए इसको ज बोलते हैं न कि ग, क्योंकि हमने इसको हमेशा ऐसे पढ़ा है। इसलिए जो उच्चारण संबंधी जो दोष है वो हमेशा हमारा रहेगा। ज्ञा नहीं होती, ये होता है ज। इस प्रकार ये व्यंजन का जो प्रारूप है मैंने बताया है कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये 5 वर्ण, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए निकलते हैं। ठीक है। अब जो हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 25, 4 29, 4 33 तो वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। और इस प्रकार ये 44 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन अलग अलग किताबों में इनकी संख्या भी अलग अलग हो जाती है। कहीं ये 52 हो जाते हैं, कहीं कहीं किताबों में इनको 52 ही बताते हैं, कहीं 44 भी हैं। तो ये ना कि हम 44 ही है जरूरी नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो है वो 44 ही होते हैं। इसके अलावा ये जो है ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनको, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। ये कंठोष्ठ हो गया ओ औ, कंठ तालु ए ऐ। यहाँ पे पूरे तरीके से जो व्यंजन थे वो आपके सामने हैं, इनको अर्धस्वर कहते हैं। और बाकी अगर इनमें कुछ भी ऐसा लगे आपको कि भाई ऐसा भी हो सकता है तो वो थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के बाद हम किसी चीज पे कहें तो निश्चित रूप से अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने उस दिन विसर्ग बताया था, आज मैंने स्वर बता दिए। नहीं, उस दिन मैंने स्वर बताए थे, आज मैंने आपको व्यंजन बता दिए। और व्यंजन का जो मोटे मोटे रूप से होता है वो यही होता है। अब इसमें आगे आते हैं घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण। ये जो है ये जब हम और आगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इनके बारे में भी अलग अलग बताएंगे। भाई घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण ये क्या होते हैं, संवर्त, विवर्त, अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त, ये सारी चीजें हिंदी में शामिल है। लेकिन जब तक हमें इनके बारे में पहले इनके बारे में जानकारी जरूरी है। आप इनको याद कर ले अच्छी तरह से कि कहाँ किसकी स्थिति है। जब आप इनको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो निश्चित रूप से जो आगे की बातें हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, विवर्त, संवर्त, ये जो इनके हैं अलग अलग प्रकार, वो आपको और अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो मैंने जितना यहाँ लिखवाया है, मैं जितना इसकी परिभाषाएं जो मैंने बताई है उनको आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये नहीं सुन भी लेना और उनको लिख भी लेना। और ये जो प्रारूप है ये भी आप लिख लेना। ठीक है। धन्यवाद।